तो आज का हमारा टॉपिक है ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के हमने ये तो देखे कि फायदे तो बहुत हैं कि आपने यूनिट्स कन्वर्जन करा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से फॉर्मूले की डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करनी सीखी और डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से फॉर्मूला निकालने सीखे। लेकिन इसमें कमियां क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करें टॉपिक को। ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तीन चार डायमेंशनल एनालिसिस के ड्रॉबैक्स है जो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला, चलो नोट्स की नोटबुक निकाल लो अपनी और टॉपिक के नोट्स बनाने चालू करो। ये है हमारा 9वां लेक्चर। अगला लेक्चर आएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कल, और कल ही साथ में आपको एरर एनालिसिस का सबसे पहला बढ़िया लेक्चर मिलेगा जो आपको मोस्ट प्रोबेबली यूट्यूब पे कहीं मिले ना मिले। ठीक है, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है डायमेंशनल एनालिसिस के साथ, कि ये उन इक्वेशंस पे काम नहीं करता जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स इन्वॉल्व हो। इसका क्या मतलब है आप बताओ। डायमेंशनली जो हमारा फॉर्मूला है वर्क का वो एफ एस भी ठीक है, और एफ डॉट एस हमारा लेकिन रियल फॉर्मूला एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा। हाँ, लेकिन ये हमारा एक्चुअल करेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन डायमेंशनली तो ये भी करेक्ट है, लेकिन ये न्यूमेरिकली गलत फॉर्मूला है। सही फॉर्मूला ये है लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं। तो क्या आप डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से cos थीटा निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे आप cos थीटा? कि cos थीटा इज डायमेंशनलेस। cos थीटा इज डायमेंशनलेस। अरे भाई, दूसरा जहां पे लॉगरिदमिक और एक्सपोनेंशियल टर्म आए, लॉगरिदमिक एंड एक्सपोनेंशियल टर्म्स, जैसे कि आप मुझे एक बात बताओ कि P प्रेशर अगर अल्फा बाय बीटा e की पावर माइनस अल्फा के बाय में जेड थीटा, जो हमारा आईआईटी का पीवाईक्यू था एक लेक्चर में हमारा, मैंने बताया था क्या अगर मैं इसको हटा दूं तो ये फॉर्मूला सही होगा? डायमेंशनली हुआ क्योंकि ये नेपियर्स कांस्टेंट की ही कुछ पावर में है, तो इसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, इसकी डायमेंशनली कोई इज्जत नहीं है, इसकी डायमेंशंस की भाषा में कोई इज्जत नहीं। लेकिन न्यूमेरिकल में भैया इसके बिना काम नहीं चलेगा, न्यूमेरिकल भाषा में इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो एक्सपोनेंशियल वाले में क्या आप इस हिस्से को डेराइव कर पाओगे डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से? नहीं कर सकते। ऐसे ही लॉगरिदमिक, जैसे कारनोट सीट इंजन की एफिशिएंसी का एग्जांपल वहां पे था, ये देखो लॉग ई इस तरीके का कुछ था, अल्फा के बाय टी थीटा, या जो भी था, अल्फा एक्स बाय इस टाइप का कुछ भी था वो। क्या आप ये लॉगरिदमिक टर्म डेराइव कर पाओगे? क्योंकि ये भी डायमेंशनलेस था वहां पे। तो आप लॉगरिदमिक टर्म या जहां पे एक्सपोनेंशियल टर्म या यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, डायमेंशनल एनालिसिस तो फेल कर जा रहा है। अच्छा, ये चीज तो आपने बिल्कुल सही बताई, ये तो हम एक्सेप्ट करेंगे ना? हाँ करेंगे। चलो अच्छा, दूसरी चीज, दूसरी प्रॉब्लम पता है इसके साथ क्या थी? तीसरी प्रॉब्लम एक्चुअल में वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। अगर आप इसकी मदद से फॉर्मूला निकाल भी लो, कि ऐसे आपने टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम का फॉर्मूला निकाला था k अंडर रूट एल बाय जी, ये फॉर्मूला आपके तब तक किसी काम का नहीं जब तक आप k की वैल्यू ना बताओ। अब k की वैल्यू कैसे आएगी आप ही मुझे बताओ, कि हमारे k की वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है? 2 पाई। लेकिन ये तो हमारा फिजिक्स की मदद से, हार्डकोर फिजिक्स की मदद से आया है, एक्सपेरिमेंट से आया है। लेकिन क्या आप इससे k की वैल्यू बता सकते हैं? तो हम इसे वैल्यू ऑफ कांस्टेंट नहीं निकाल सकते। अरे भाई, तो इसी तरीके से जब आप वैल्यू ऑफ कांस्टेंट नहीं निकाल सकते, जैसे हमने वहां पे फोर्स का फॉर्मूला क्या निकाला था, के एम डेल्टा वी बाय टी निकाला था, क्या आप इस के की वैल्यू साबित कर सकते हो? क्या होगी? डायमेंशंस की मदद से नहीं कर सकते। ये कह सकते हो डायमेंशनलेस है, लेकिन के तो रियलिटी में 1 होता है, फिर तो एक्सपेरिमेंटली आया ना। आप डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से निकाल के दिखाओ मुझे, नहीं कर सकते। अच्छा, अब चौथी समस्या इसके साथ, चौथी प्रॉब्लम पता है इसके साथ क्या थी? कांस्टेंट्स विद डायमेंशंस। अच्छा, क्या आप मुझे एक बात बताओ, क्या जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैं लेता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी, डिपेंड करती है m1 मास, m2 मास और रेडियस? ठीक है, इस बात पे डिपेंड करता है
क्या आप इस फॉर्मूले को इनकी मदद से डेराइव कर पाओगे कभी? ग्रेविटेशनल फोर्स की देखो न्यूटन को कैसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको चलो किलोग्राम दे दिया, ये किलोग्राम दे दिया, ये चलो आपको मीटर में मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सेकंड स्क्वायर कहां से लाओगे जब इसकी डायमेंशन वाला ही कोई टर्म नहीं है। अच्छा, लेकिन जो हमारा ये कांस्टेंट है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी तो डायमेंशंस है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय में किलोग्राम स्क्वायर। हाँ जी, इसकी तो डायमेंशंस हैं। हाँ, इसकी डायमेंशंस हैं। तो जिस कांस्टेंट की डायमेंशन है आप उस फॉर्मूले को डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से कभी नहीं डेराइव कर पाओगे। या तो वो कांस्टेंट भी आपको दिया हो विद डायमेंशंस, तब तो कर लोगे, लेकिन जब वो कांस्टेंट की अगर वो वैल्यू ही दे दे तो आपने निकाला क्या? अगर वो कांस्टेंट की डायमेंशंस ही दे दे तो जिस कांस्टेंट के अंदर डायमेंशंस हैं उस पर नहीं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, इस पे इसकी वैल्यू किस तरीके से डिपेंड करती है। ये तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है, तो मतलब डिपेंड तो m1 पे करती है, m2 पे और 1/r स्क्वायर पे डिपेंड करती है। हाँ, करती तो इन्हीं चीजों पे डिपेंड है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो कांस्टेंट है लेकिन इसकी डायमेंशंस हैं, तो डायमेंशंस वाले कांस्टेंट का फॉर्मूला आप डेराइव नहीं कर सकते। अच्छा, अब पांचवी कमी इसकी निकालो। पांचवी में यहां पे लिख देता हूं, पांचवी कमी you cannot check the arithmetic correctness in plus or minus type equations। अच्छा, जैसे एक्सेलरेशन क्या है v माइनस यू बाई टी, तो डायमेंशनली और न्यूमेरिकली दोनों तरीके से सही है, लेकिन आप बताओ एक्सेलरेशन को अगर मैं v प्लस यू बाई टी लिखूं तो अरे ये तो गलत फॉर्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी का है, तो आपने ऐड कर दिया। अरे लेकिन डायमेंशनली तो ये भी सही माना जाएगा, एल टी की पावर -1 प्लस एल टी की पावर -1 नीचे टी, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन तब भी एल टी की पावर -2 ही आएंगी। हाँ जी आएगी, तो ये लेकिन ये फॉर्मूला सही नहीं है। तो अरिथमेटिक करेक्टनेस जो प्लस और माइनस टाइप वाली इक्वेशंस है उसकी भी आप चेक नहीं कर सकते। तो डायमेंशनल एनालिसिस में कमियां तो हैं, कमियां तो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम है, एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम है, लॉगरिथमिक प्रॉब्लम है, और उसके बाद साथ ही साथ में ये वाली प्रॉब्लम है डायमेंशनल कांस्टेंट्स वाली, और साथ ही साथ में क्या प्रॉब्लम है कि आप अरिथमेटिक में चेक नहीं कर सकते। इतनी समस्या है। अब बताओ, यहां तो समस्या ही समस्या है इसमें। तो मतलब ये तरीका हर जगह वैलिड नहीं है। अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाए, आपको दिया जाए कि f इन चीजों पे डिपेंड करता है और आपको f की डायमेंशंस दी जाए और उसके बाद पता लगे कि जब तक आपको उसके अंदर के कांस्टेंट की जिसकी डायमेंशन से वैल्यू नहीं मिला आप फॉर्मूला नहीं निकाल सकते। अब आप एग्जाम में लगे पड़े हो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन एनालिसिस लगा के निकालने में आप निकाल ही नहीं पाओगे। यू ट्राई एज यू हार्ड यू कैन, बट जब तक अगर उसके अंदर डायमेंशनल वाला कांस्टेंट है, डायमेंशंस के साथ वाला कांस्टेंट है, आप नहीं निकाल पाओगे उसको। अच्छा, तो ये चीज थी, यही था आज का लेक्चर। अगला टॉपिक आएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स का काम। सिग्निफिकेंट फिगर्स केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारी काफी मदद भी करेगा।